डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी। आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर बीए पार्ट 3 में सार्क के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का एक संगठन है। इस संगठन का जन्म 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ। तो इस संगठन को अच्छी तरह से पढ़ने से पहले हम इस संगठन का पूरा नाम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सार्क, इसको अंग्रेजी भाषा में इसको शॉर्ट में सार्क कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की क्या है, इसका अंग्रेजी भाषा के अंदर इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में सार्क को क्या कहा जाता है? SWRCS, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी भाषा में सार्क को कहा जाता है दक्षेस। इसका शॉर्ट में क्या नाम है हिंदी में? दक्षेस। इसका पूरा नाम है हिंदी के अंदर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका हिंदी भाषा के अंदर पूरा नाम। अब देखिए, मैंने बताया है कि ये जो सार्क संगठन है, ये दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का, एशिया के जो दक्षिणी एशियाई राष्ट्र हैं उनका ये संगठन है। सार्क की जो स्थापना है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की 7-8 दिसंबर, या योग कहा जाए 8 दिसंबर 1985। 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। और सार्क संगठन का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पे है इसका? मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। कहां पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क की जो मुख्यालय की स्थापना हुई थी वो 16 जनवरी 1987 को इसके मुख्यालय की स्थापना की गई। 16 जनवरी 1987। तो देखिए, सार्क दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई। और सार्क संगठन का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जो ये मुख्यालय है, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी। और इस मुख्यालय की जो स्थापना है वो सार्क के दूसरे शिखर सम्मेलन के बाद में की गई थी। दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का ये जो संगठन है, इसकी स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान, किसके मन में आया था स्थापना का विचार? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान। क्या नाम है उनका राष्ट्रपति का? जिया-उर-रहमान के मस्तिष्क में सार्क संगठन की स्थापना का सर्वप्रथम विचार आया था। और ये जिया-उर-रहमान कहां के राष्ट्रपति थे? बांग्लादेश के। देखिए, जिया-उर-रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, इन्होंने 1977 से 1980, 4 वर्ष की जो अवधि है, 1977 से 1980, इस अवधि में उन्होंने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन 4 देशों की इन्होंने क्या की थी? यात्रा। 1977 से 1980 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन 4 राष्ट्रों की यात्राएं की। और इन यात्राओं के बाद जिया-उर-रहमान के मस्तिष्क में ये विचार आया
कि दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से वो आपसी सहयोग के साथ कार्य कर सके। और दक्षिणी एशियाई देशों की जो जनता है, दक्षिणी एशियाई देशों के जो लोग हैं, उनका किस प्रकार से कल्याण किया जाए, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों को किस प्रकार से वैश्विक मंच पर मजबूती मिले और दक्षिणी एशियाई राष्ट्र किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर हो, उनमें खुशहाली की स्थापना हो। इस उद्देश्य, इस मंशा की भावना के साथ जियाउर रहमान ने विचार दिया था कि दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का हमें संगठन बनाना है और उस संगठन का नाम क्या रखा जाए, सार्क रखा जाए। तो सार्क संगठन की स्थापना दक्षिणी एशियाई देशों का विकास करने के लिए, उनका चहुमुखी विकास करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के प्रयासों से सार्क की स्थापना हुई थी। और मैंने बताया 7-8 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर ही हुआ था। अब देखिए सार्क में कौन कौन से देश हैं? सार्क के सदस्य राष्ट्र, सार्क के सदस्य राष्ट्र। देखिए मूल रूप से जब सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को, उस समय सार्क में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य इसके सदस्य थे, 7 सदस्य राष्ट्र। कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और 7वां देश कौन सा था? मालदीव। ये क्या थे? 7 सदस्य राष्ट्र थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 सदस्यों का ये संगठन था। फिर देखिए इस संगठन के अंदर अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 7 + 1, वर्तमान में कितने हो गए? 8 सदस्य हैं। और 8वां सदस्य किसको बनाया गया है? अफगानिस्तान। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हो गए? अफगानिस्तान सार्क का कौन सा सदस्य राष्ट्र है? 8वां। तो मूल रूप से जब 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, उस समय सार्क के अंदर 7 सदस्य राष्ट्र थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। फिर 8वां जो सदस्य है वो अफगानिस्तान को बनाया गया था। और अफगानिस्तान को कब बनाया था? इसका सदस्य 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना था अप्रैल 2007 के अंदर। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन, क्या बताया मैंने? अप्रैल 2007 में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था 14वां शिखर सम्मेलन? सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। इस 14वें शिखर सम्मेलन के अंदर अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया था। तो सार्क के अंदर 8वां जो सदस्य अफगानिस्तान है, वो अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसके अंदर ये 8वां सदस्य सार्क के अंदर जुड़ा था। और इस सम्मेलन के अंदर चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा सार्क के अंदर दिया गया था। तो ये 14वां शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सार्क के सदस्यों की संख्या बढ़ के 7 से 8 हो गई है। तो वर्तमान में सार्क संगठन के अंदर 8 सदस्य हैं। अब देखिए जो सार्क संगठन है वो उसके अंदर 162 करोड़ की आबादी है। और ये जो राष्ट्र हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये इन राष्ट्रों की जो संस्कृति, सभ्यता, धर्म, रीति रिवाज है वो मिलते जुलते हैं। तो इन राष्ट्रों के अंदर एक ऐसी सामूहिकता की भावना पैदा हुई जिसकी वजह से संगठन का निर्माण हुआ। अब देखिए सार्क संगठन है, सार्क संगठन का जो चार्टर है, जो इसका संविधान है सार्क का, उसके अंदर 10 अनुच्छेद है। सार्क संगठन के अंदर कितने अनुच्छेद है? मैंने बताया था जैसे कि
यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद है और सार्क संगठन का जो चार्टर है जिसका जो संविधान है उसके अंदर कितने आर्टिकल है? 10, मात्र 10 अनुच्छेद है इसके अंदर, जिससे सार्क संगठन की क्या होती है? सार्क संगठन चलता है। तो जब चार्टर का जो पहला अनुच्छेद है उसके अंदर क्या दिया गया है? सार्क के उद्देश्य दिए गए। उद्देश्य क्या बताया गया? पहले अनुच्छेद में सार्क की क्या उद्देश्य है, भाई सार्क की स्थापना क्यों की गई? तो सार्क के उद्देश्य बताए गए हैं जैसे कि दक्षिणी एशियाई जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा, दक्षिणी एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा, दक्षिणी एशियाई देशों के अंदर सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक संबंधों को सुदृढ़ करना। चौथा, विकासशील देशों के साथ सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना करना। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एशियाई देशों को मजबूती के साथ उनकी आवाज को बल प्रदान करना। और छठा, तकनीकी, विज्ञान, संस्कृति, इन क्षेत्रों में सहयोग की भावना के साथ कार्य करना। इस तरह से ये जो अनुच्छेद 1 है उसमें सार्क का उद्देश्य बताया गया है। और सार्क का प्रमुख, या इसका हम एक भाषा में या थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में यदि सार्क का उद्देश्य कहा जाए तो दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक यानी इनका चहुमुखी विकास करना सार्क का उद्देश्य है। और सार्क जो दक्षिणी एशियाई राष्ट्र हैं उनको मजबूती के साथ विश्व के मंच पर खड़ा करना और अपनी मजबूती के साथ दक्षिणी एशियाई जनता की आवाज को मजबूत करना और दक्षिणी एशियाई जनता के जीवन स्तर में सुधार करना सार्क का प्रमुख उद्देश्य है। या संक्षिप्त में ये कहा जाए कि दक्षिणी एशियाई जनता का सभी प्रकार से विकास, उनके जीवन में खुशहाली और उनके जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना सार्क का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है उसके अंदर क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 में सार्क के सिद्धांत बताए गए। सार्क के 3 सिद्धांत बताए गए हैं कि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भेदभावों को समाप्त करते हुए दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों की एकजुटता को बल प्रदान करना और दक्षिणी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो संगठनात्मक ढांचा वो सामूहिक होना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य बताया गया है कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनके अंदर जो भी कार्य किया जाए वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से किया जाए। इस प्रकार से अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांत बताए गए हैं। चार्टर के अनुच्छेद जो 3 है उसमें शिखर सम्मेलन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 3 के अंदर कि सार्क का जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और सार्क देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं वो शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे। तो अनुच्छेद 3 के अंदर सार्क का शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक राष्ट्र का जो शासनाध्यक्ष होता है वो शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेगा। सार्क का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो मैंने बताया है 1985 को 7-8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अब देखिए भारत के अंदर सार्क के कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए? तो भारत में सार्क के अब तक 3 शिखर सम्मेलन हुए। पहला जो भारत के अंदर शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1987 के अंदर हुआ था और 1987 के अंदर 1986 के अंदर हुआ था। 1986 के अंदर और कहाँ हुआ था? बेंगलोर के अंदर, भारत के बेंगलोर में। फिर जो अगला शिखर सम्मेलन हुआ था 1995 के अंदर हुआ था, ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर और फिर 2007 में तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी नई दिल्ली के अंदर हुआ था भारत में। ये था दूसरे नंबर का सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन, ये था 8वां शिखर सम्मेलन और ये था 14वां शिखर सम्मेलन। तो अब तक भारत में 3 शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हुए हैं। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर के अंदर वो आयोजित हुआ था। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में
नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार से सार्क के 3 शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हुए और प्रतिवर्ष सार्क के शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे और इन शिखर सम्मेलनों के अंदर प्रत्येक देश का जो शासनाध्यक्ष होता है वो भाग लेता है। अब हम चार्टर के अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 4 में मंत्री परिषद का उल्लेख है, सार्क की मंत्री परिषद का उल्लेख है। अब देखिए इस मंत्री परिषद है, चार्टर के अनुच्छेद 4 में जो मंत्री परिषद है इसके अंदर सार्क देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं वो भाग लेते हैं और इनकी साल के अंदर एक साल में एक बैठक होना आवश्यक है। कितनी बैठक होना आवश्यक है? एक बैठक। वर्ष में 6 माह में इनकी एक बैठक होना आवश्यक है। 6 माह में इनकी एक बैठक होना आवश्यक है मंत्री परिषद के अंदर। और ये जो मंत्री परिषद की बैठक है इसके अंदर सार्क के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके ऊपर चर्चा और विचार किया जाता है। फिर चार्टर के 5 आर्टिकल 5 के अंदर चार्टर के 5 के अंदर सचिवों की परिषद का उल्लेख है, सचिवों की बैठक। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि प्रतिवर्ष सार्क संगठन के सचिवों की प्रतिवर्ष साल में एक बैठक होगी जिसमें वो सहयोग के नए कार्यक्रमों की खोज करेंगे, नए कार्यक्रमों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उनके ऊपर विचार करेंगे और अन्य सहयोग किन किन क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की संभावनाएं नजर आ रही हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। आर्टिकल 6 के अंदर इसके अंदर तकनीकी समिति की बात की गई है। सार्क राष्ट्रों की एक तकनीकी समिति होती है जिसमें सार्क के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और तकनीकी समिति का जो मुख्य कार्य है वो सार्क के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करना है, उनकी सही तरीके से किस तरह से मॉनिटरिंग की जाए ये करते हैं। और अगली एक इनकी कार्यकारी समिति होती है जिसका वर्णन सार्क के 7वें अनुच्छेद में किया गया है और जो 8वां अनुच्छेद है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है सार्क का, जिसमें सचिवालय का वर्णन किया है। सार्क के सचिवालय का वर्णन, सचिवालय इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 8 में। देखिए आर्टिकल 8 में कहा गया कि सार्क का एक सचिवालय होगा और सार्क का जो मैंने बताया सचिवालय वो कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सचिवालय इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का क्या है? मुख्यालय है। और ये जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1987 को। 16 जनवरी 1987 को जब देखिए सार्क का जब दूसरा शिखर सम्मेलन भारत के बेंगलोर में हुआ था उस समय निर्णय लिया गया था कि सार्क का जो सचिवालय है या जो उसका मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी 1987 को इसकी काठमांडू में सार्क के सचिवालय की या मुख्यालय की स्थापना हुई थी और 17 जनवरी 1987 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। 17 जनवरी 1987 से सचिवालय ने या मुख्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका जो मुख्य होता है वो महासचिव होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो निदेशक होता है। बारी बारी से प्रत्येक राष्ट्र का इसमें नंबर आता है और जो महासचिव होता है जो इसका निदेशक होता है, प्रमुख होता है, उसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो सार्क का मुख्यालय है वो दूसरे शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क के मुख्यालय की स्थापना की जाएगी और 16 जनवरी 1987 को या इसकी स्थापना की गई। अब देखिए वित्तीय प्रावधान, सार्क के पास पैसा कहां से आता है? वित्तीय प्रावधान। तो देखिए जो सार्क के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चा सदस्य राष्ट्रों में ऐच्छिक आधार पर वितरित किया जाता है। सार्क में सबसे अधिक जो व्यय करता है, जो खर्चा वहन करता है वो भारत के द्वारा किया जाता है। भारत है वो सार्क के कुल व्यय का 32% हिस्सा भारत देता है। पाकिस्तान है वो कुल व्यय का 25% हिस्सा पाकिस्तान देता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान ये 11% और बाकी जो 2 देश है वो 5% अपना हिस्सा देते हैं। तो सार्क में सबसे अधिक जो वित्तीय भार है वो भारत के ऊपर है 32% और दूसरे नंबर पे 25% पाकिस्तान के पास है। तो सार्क इस तरह से लगातार दक्षिणी एशियाई जनता के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। परंतु जब इस संगठन की स्थापना हुई थी तो शुरू से ही ये संगठन उस मजबूती के साथ कार्य नहीं कर पाया
जिस मजबूती के साथ आसियान ने कार्य किया या विश्व के जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जिस तरह से मजबूती से कार्य किया है, उस मजबूती का परिचय है वो सार्क नहीं दे पाया। सार्क के राष्ट्रों में जो कमियां हैं या सार्क शक्तिशाली नहीं बन पाया, उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो सार्क के जो राष्ट्र हैं उनमें आपसी विवाद है। जैसे भारत और पाकिस्तान सार्क के दो प्रमुख राष्ट्र हैं, परंतु भारत और पाकिस्तान में हमेशा से जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद की स्थिति रही है। दोनों एक दूसरे राष्ट्र हैं, वो एक दूसरे के साथ विवादित स्थिति में रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं सार्क कमजोर हुआ है। दूसरी ओर भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भारत है वो सार्क में बिग ब्रदर भावना के सिंड्रोम से ग्रसित है, और दूसरे राष्ट्र भारत को हमेशा अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। और तीसरा इसका असफल होने की वजह है कि बहुत सारे दक्षिणी एशियाई राष्ट्र हैं वो सार्क के बजाय अन्य जो राजनीतिक संगठन है उनमें अधिक रुचि दिखाई देती है, उनमें अधिक रुचि दिखाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सार्क अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाया। परंतु हमें दक्षिणी एशियाई जनता के कल्याण को आगे बढ़ाना है, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का विकास करना है, तो हमें सार्क के संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, ताकि दक्षिणी एशियाई राष्ट्र एक आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक मंच के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद कर सके और दक्षिणी एशियाई जनता का चहुमुखी विकास हो सके। धन्यवाद।